पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये फ्रिक्शनल फोर्स के प्रति अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाई थी। आज के लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि फोर्स जो है किसी स्ट्रिंग में जो डेवलप होता है वो कैसे एनालाइज किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों को कुछ वर्ड्स समझने की ज़रूरत है, कुछ वोकैबलरी समझने की ज़रूरत है। फिज़िक्स में जब हम स्ट्रिंग वर्ड बोलते हैं तो फिज़िक्स में स्ट्रिंग का मतलब होता है एक स्टील वायर, ठीक है। और ये कह सकते हो कि हम लोग ये कहें ऐसा स्टील वायर जो थिन होना चाहिए, मतलब जिसकी लेंथ जो है उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के कंपैरेटिवली ज़्यादा हो जानी चाहिए। और जो फोर्स बेसिकली स्ट्रिंग में जनरेट होता है, इस फोर्स को हम लोग बुलाते हैं टेंशन फोर्स, ठीक है। जो फोर्स डेवलप होता है स्ट्रिंग में उसे हम लोग क्या बुलाते हैं, टेंशन फोर्स। तो जनरली सबसे पहले मन में ये आ जाना चाहिए कि जब हम स्ट्रिंग की बात करते हैं तो फिजिक्स में स्ट्रिंग का मतलब वो जूट वाली रस्सी नहीं होता, भले हम उसको डायग्राम में यूज़ भी कर लें जूट रोप, बट उसकी प्रॉपर्टी जो है थिन स्टील वायर के जैसी होनी चाहिए, ठीक। और जो फोर्स स्ट्रिंग में डेवलप होता है, इसी स्ट्रिंग फोर्स को हम लोग क्या बुलाते हैं, टेंशन बुलाते हैं। तो फिर से हम लोगों को दो बात जानने की ज़रूरत है कि जो टेंशन है इसका मैग्नीट्यूड क्या है और डायरेक्शन क्या है, ठीक है। तो जब हम एनालाइज करते हैं तो ये पाते हैं कि हमको सिर्फ टेंशन का डायरेक्शन नोन है मतलब एज अ स्टैंडर्ड हमारे पास सिर्फ टेंशन का डायरेक्शन है, और जो मैग्नीट्यूड है इसका कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है। ये जो है फ्री बॉडी डायग्राम से कैलकुलेट किया जाएगा। यहाँ पे कोई एज सच फॉर्मूला नहीं है जो हम बता दें कि तुम टेंशन का ये फॉर्मूला रट सकते हो। टेंशन का मैग्नीट्यूड अननोन होता है जो हम लोग वर्कआउट करते हैं, और जो टेंशन का डायरेक्शन है वो नोन होता है, ओके। तो अगर हम लोग यहाँ पे कंसिडर करें कि सपोज हमारे पास कुछ एक अरेंजमेंट है, और इस अरेंजमेंट में यहाँ एक ब्लॉक लग रखा है सपोज कुछ m मास का, और उसको इस किसी स्ट्रिंग से किसी पॉइंट पर फोर्स F लगाकर खींचा गया है, ठीक। तो हम लोगों को क्या सबसे पहले डिटरमाइन कर लेना चाहिए, टेंशन का डायरेक्शन, ठीक। अच्छा, टेंशन के डायरेक्शन के लिए तुम स्ट्रिंग पे कोई भी पॉइंट कंसिडर करोगे, टेंशन हमेशा उस पॉइंट से स्ट्रिंग के ऊपर दूर जाता हुआ नजर आएगा। जिस भी पॉइंट को कंसिडर करेंगे उस पॉइंट से हमेशा कैसा नजर आएगा, स्ट्रिंग के ऊपर होगा और उस पॉइंट से दूर जाता नजर आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये पॉइंट कंसिडर करूं जहां फोर्स लगाया गया है, तो इस पॉइंट को अगर मैं यहाँ पे कंसिडर करूंगा, अगर मैं इसकी लेबलिंग कर दूं कि सपोज ये पॉइंट ए है, और हम पॉइंट ए को एनालाइज करेंगे तो ये देखेंगे कि पॉइंट ए पर एफ लेफ्ट डायरेक्शन में लगा है पॉइंट ए पर, और जो टेंशन है इस पॉइंट से दूर जाते हुए और स्ट्रिंग के ऊपर नजर आएगा, ठीक। हमेशा स्ट्रिंग पे होगा, हवा में मत लगा देना, स्ट्रिंग पे होगा और उस पॉइंट से दूर जाता हुआ हमें नजर आएगा, ठीक। अब सपोज मैं ये पॉइंट कंसिडर करूं, ये वाला पॉइंट यहाँ पे जहाँ पे स्ट्रिंग ब्लॉक से जुड़ा है, लेट मी लेबल दिस पॉइंट एज बी। तो अगर हम बी पॉइंट को कंसिडर करेंगे तो क्या पाएंगे कि बी पॉइंट से हमारा मास जुड़ा हुआ है, ये हमारे बी पॉइंट से मास जुड़ा है, और इस पॉइंट से भी टेंशन हमें कैसे नजर आएगा, दूर जाते हुए नजर आएगा स्ट्रिंग पर, ठीक। अब मानो तुम कहते हो कि हम स्ट्रिंग के बीचों बीच कोई पॉइंट कंसिडर कर लें, या कहीं भी, मानो यहां पर हमने ये पॉइंट कंसिडर कर लिया, ठीक। लेट मी लेबल दिस पॉइंट एज सी यहाँ पे। तो अगर हम लोग इस सी पॉइंट को एनालाइज करेंगे तो इसके दोनों तरफ हमें स्ट्रिंग नजर आ रही है, तो हम इसके तरफ इधर टेंशन लगा देते हैं T1 और इधर टेंशन लगा देते हैं T2। T1 और T2 के बीच रिलेशन हम पता कर सकते हैं गिवन दैट जो रस्सी हम यूज कर रहे हैं वो रस्सी का मास है या रस्सी मासलेस है, ठीक है। ऐसा हो सकता है, दोनों एंड पर हम निकाल सकते हैं, बल्कि हमें ऊपर भी लेबलिंग कर देनी चाहिए। सपोज इस वाले टेंशन को मैं T3 बुला रहा हूं तो इस वाले टेंशन को T4 बुला लेते हैं हम लोग, ठीक। हो सकता है रस्सी के हर पॉइंट पे टेंशन डिफरेंट हो, वो डिपेंड करता है कि रस्सी का मास कैसा है, बट जो भी पॉइंट हम कंसिडर करेंगे हमेशा टेंशन स्ट्रिंग के उस पॉइंट से दूर जाता ना हुआ नजर आएगा और स्ट्रिंग के अलोंग रहेगा, ठीक। एक एग्जाम्पल अगर हम लोग और देखें इसी तरह, सपोज एक एग्जाम्पल में हमने अपने पास ये ब्लॉक लिया है, इस ब्लॉक को एक सरफेस पे रखा और यहाँ इसे कनेक्ट करते हुए एक पुली से अटैच कर दिया, ये हमारी पुली है, इस पुली से अटैच कर दिया और एक ब्लॉक यहाँ लगा दिया, ठीक। फिर से जो भी पॉइंट कंसिडर करेंगे उस पॉइंट से हमें टेंशन दूर जाता हुआ नजर आएगा। सपोज अगर हम लोग इस पॉइंट की बात करते हैं, ये वाला पॉइंट जहाँ ब्लॉक अटैच्ड है, तो हमें इस पॉइंट से टेंशन दूर जाते हुए नजर आएगा,
ठीक। सिमिलरली अगर हम वो पॉइंट कंसिडर करते हैं जहाँ पुली से रस्सी जुड़ी है, इन पॉइंट्स पे भी अगर हम लोग देखेंगे तो हमें इस पॉइंट से टेंशन टी दूर जाता हुआ नजर आएगा। ठीक। सिमिलरली अगर हम लोग वो पॉइंट कंसिडर करते हैं जहां ब्लॉक से ये जुड़ा हुआ है, इस पॉइंट से भी हमको टेंशन टी कहाँ जाता नजर आएगा, दूर जाता नजर आएगा, और हमेशा स्ट्रिंग के ऊपर रहेगा। ठीक। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है आपको कि जो टी है, टी की जो डायरेक्शन है वो हमें नोन है, और टी का मैग्नीट्यूड हमको नोन नहीं होता है। उसके लिए हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ओके। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट बात हमको ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहली बात हम लोगों को क्या ध्यान रखनी चाहिए कि टेंशन इंटरनल फोर्स है। टेंशन कैसा फोर्स है? इंटरनल फोर्स है। इंटरनल फोर्स है मतलब ये कभी भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने में पार्टिसिपेट नहीं करता। मतलब एक्सेलरेशन का जब फॉर्मूला डिराइव करोगे तो उसमें कभी भी तुम्हें टेंशन का टर्म नहीं दिखाई देगा। ठीक है। टेंशन इंटरनल फोर्स है तो एक्सेलरेशन में मतलब एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये केवल एक लिंक के जैसा फोर्स है, मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक केवल फोर्स पहुंचाने में मदद करता है, एक लिंक है। तो टेंशन इंटरनल फोर्स है तो एक्सेलरेशन के फॉर्मूले पे कभी डिपेंडेंसी टेंशन की नहीं होगी। इंटरनल फोर्स पे कभी एक्सेलरेशन नहीं डिपेंड करता, वो सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स पे डिपेंड करता है टेंशन। इंटरनल फोर्स का उससे कोई लेना देना नहीं। ठीक। अच्छा, क्योंकि टेंशन इंटरनल फोर्स है तो इसमें ये याद रखना कि ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। टेंशन क्या होगा? हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर होगा। तो अगर हम लोग सी पॉइंट पर देखें तो सी पॉइंट पे दोनों एंड पे T1 और T2 लग रहा है, तो सी पॉइंट पे ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। तो T1 और T2 को क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक। ये एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है। तो टेंशन इंटरनल फोर्स है और टेंशन क्या है? एक्शन रिएक्शन पेयर भी है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात हम लोग और याद रखेंगे कि जो टेंशन है, टेंशन के थ्रू हम ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन दोनों जनरेट कर सकते हैं। टेंशन कैन हेल्प जनरेटिंग ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन। ठीक। बट यहाँ पे जो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे या जो थ्योरी डेवलप करेंगे वो जनरली ट्रांसलेशनल मोशन पे ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगी। जब हम लोग रोटेशन पढ़ेंगे तब टेंशन का यूज़ कर लेंगे रोटेशनल मोशन स्टडी करने के लिए। बट टेंशन इज केपेबल टू प्रोड्यूस बोथ, ट्रांसलेशनल मोशन भी जनरेट कर सकता है और रोटेशनल मोशन भी जनरेट कर सकता है। ठीक। अच्छा, इसके अलावा टेंशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, स्ट्रिंग की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको हम लोग सेपरेटली अभी 1 बाय 1 पढ़ लेंगे। तो इतनी बातें तुमको बेसिकली एक देखा जाए तो ब्रॉड सेंस में टेंशन के बारे में पता होनी चाहिए कि टेंशन का डायरेक्शन क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड हम फ्री बॉडी डायग्राम से निकालते हैं, कैसे टेंशन का डायरेक्शन हम अप्लाई करते हैं। ये कुछ बेसिक फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, 1 बाय 1 टेंशन की कुछ प्रॉपर्टीज स्टडी कर लेते हैं ताकि हम लोगों को न्यूमेरिकल हैंडलिंग में आसानी रहे। ठीक। तो 1 बाय 1 अब हम कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। ओके, तो अब हम लोग स्ट्रिंग की 1 बाय 1 सारी प्रॉपर्टीज एनालाइज करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और पहली प्रॉपर्टी जो स्ट्रिंग की है वो ये है कि स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है। स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, इसका जो मैथमेटिकल मतलब होता है या जो फिजिकल मतलब भी हम लोग इससे एनालाइज कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी and acceleration of all the bodies connected to string are same। ठीक। तो स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, इसका मतलब ये क्या होता है कि जितनी भी बॉडीज स्ट्रिंग से जुड़ी गई हैं उन सब का जो डिस्प्लेसमेंट है, जो वेलोसिटी है और जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखें, सपोज अपने पास 2 ब्लॉक्स हैं जिनको हमने एक स्ट्रिंग से जोड़ा है। लेट मी से ये मास m1 है, ये m2 है। इन सब को हमने F4 से खींचा, तो जो एक्सेलरेशन A2 का होगा वही एक्सेलरेशन किसका होगा? A1 का होगा। तो हम यहाँ ये कहेंगे कि A1 और A2 दोनों इक्वल हैं और ये किसके बराबर है? F अपॉन
m1 प्लस m2। ठीक, इस स्टेप को मेरे नोट करना। यहाँ मैंने कोई इक्वेशन नहीं बनाई क्योंकि टेंशन इंटरनल फोर्स है, उसका एक्सेलरेशन में कोई पार्टिसिपेशन नहीं रहेगा, वो केवल लिंक के जैसा यहाँ पे हेल्प करेगा। तो जो एक्सेलरेशन आएगा वो केवल किसके कारण आएगा, एक्सटर्नल फोर्स के कारण आएगा, और एक्सटर्नल फोर्स के कारण एक्सेलरेशन आ जाएगा फोर्स, और टोटल मास जो फोर्स खींच रहा है वो क्या है, m1 प्लस m2 है। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अच्छा एक बात और भी याद रखना, इस खैर बात कर रहे हैं तो यहाँ याद रखना कि बॉडी पर दो और एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं, m1g और m2g। पर इन दोनों एक्सटर्नल फोर्स को नॉर्मल रिएक्शन ने बैलेंस कर दिया है, तो ये एक्सेलरेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो एक्सेलरेशन में एक तरह से ये कहो कि हमेशा अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स ही पार्टिसिपेट करता है। ठीक, इसी तरह सपोज हम लोग यहाँ पे एक ऐसा अरेंजमेंट बनाएं, एक मास m2 है जिसको स्ट्रिंग से कनेक्ट करके पुली के थ्रू इधर एक दूसरे मास से अटैच कर दे रहे हैं जो m1 है। तो जो एक्सेलरेशन a1 से ये नीचे जाएगा, उसी एक्सेलरेशन a2 से ये हॉरिजॉन्टली जाएगा। यहाँ पर जो एक्सेलरेशन आ जाएगा, मतलब a1 और a2 दोनों इक्वल हैं, और ये किसके बराबर आ जाएगा, m1g अपॉन m1 प्लस m2। ठीक, क्योंकि जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो इधर m1g लग रहा है और इधर m2g लग रहा है, और इस m2g को इधर के नॉर्मल रिएक्शन ने बैलेंस कर दिया। तो अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स केवल कौन है, m1g है, और यही m1g क्या कर रहा है, एक्सेलरेशन क्रिएट कर रहा है। ठीक, तो हम लोग एक और अरेंजमेंट देखते हैं जहाँ पे सपोज ये पुली है, इस पुली के अक्रॉस मैंने एक ब्लॉक इधर लगा दिया m2 और एक ब्लॉक इधर लगा दिया m1, और मान ले रहे हैं m2 m1 से बड़ा है, तो इधर इस पे m2g फोर्स लग रहा है, इधर इस पे m1g फोर्स लग रहा है। टेंशन इंटरनल फोर्स है। फिर से मान लेते हैं ये a2 एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, तो ये a1 एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। तो जो एक्सेलरेशन है a2 और a1 इक्वल आएगा, और किसके बराबर आएगा, m2g माइनस m1g, एक्सटर्नल फोर्स यही है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक, m2g इसे डाउनवर्ड ले जाना चाहता है लेफ्ट साइड पे, और m1g जो राइट साइड पे फोर्स लग रहा है वो भी डाउनवर्ड ले जाना चाहता है, बट m2g क्योंकि m1g से बड़ा है तो ये लेफ्ट साइड वाला डाउनवर्ड मोशन होगा। ठीक, और ये जो मैकेनिज्म यहाँ हमने बनाया है पुली और ब्लॉक का, दिस मैकेनिज्म इज ऑल्सो कॉल्ड एटवुड्स मशीन। ठीक, इस मैकेनिज्म को हम लोग एटवुड मशीन भी बुलाते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर हमसे कोई एक अरेंजमेंट अगर हम लोग ऐसा बनाएं, सपोज मैंने यहाँ दो पुली लगा दी, इन दोनों पुली के थ्रू मैंने यहाँ कोई वेट सस्पेंड कर दिया, इस एंड को मैंने u स्पीड से खींचा, इस एंड को मैंने v स्पीड से खींचा। हमसे पूछ ले कि ब्लॉक की स्पीड क्या है। ठीक, तो हम क्या कह दें कि मान लेते हैं कि ब्लॉक की जो स्पीड है वो कुछ w है, और मान लो यहाँ से ये एंगल थीटा और थीटा बना रहा है। तो स्ट्रिंग का क्या होना चाहिए, हर पॉइंट पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि v जो है वो w cos थीटा है, और u जो है वो भी w cos थीटा है। ठीक, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व कर देंगे तो हमें सॉल्व करने पे मिल जाएगा v प्लस यू बाय 2 cos थीटा इज इक्वल टू w। ठीक, तो स्ट्रिंग के हर पॉइंट पर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होता है, सेम होता है। ठीक, अच्छा कभी कभी मतलब कुछ ऐसे केसेस बना दिए जाते हैं जहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग को स्टेप कर देते हैं। स्टेप करने का मतलब क्या होता है कि मानो मेरे पास एक ऐसा अरेंजमेंट था हॉरिजॉन्टल वाला, यहाँ पे हमने ब्लॉक लगाया, इस ब्लॉक को हमने स्ट्रिंग को स्टेप करके जोड़ा, स्ट्रिंग को दो पार्ट में कर दिया, एक इधर, और इस वाले हिस्से को पुली से ले जाकर यहाँ पर दूसरे मास से अटैच कर दिया, सपोज m2 से कर दिया और इधर m1 से कर दिया। तो अब स्टेप होने के कारण तुम ये ऑब्जर्व कर सकते हो कि जब m1 x डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो m2 2x डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, राइट। तो जब मतलब अगर इसका m1 का एक्सेलरेशन a है तो m2 का एक्सेलरेशन 2a हो जाएगा। ठीक, तो केवल इस बात को एनालाइज करना, मतलब नोट करना कि कहीं स्ट्रिंग की स्टेपिंग तो नहीं की जा रही है। स्ट्रिंग की स्टेपिंग करने से, चाहे पुली के थ्रू चाहे डायरेक्टली मोड़ कर हम उसको स्टेप कर दें, तो स्टेप करने से क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट हो जाते हैं ब्लॉक्स के। उस केस में हम लोग इस थ्योरी को अप्लाई
नहीं करेंगे, चेक कर लेंगे कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि स्ट्रिंग में स्टेपिंग हो गई है। तो अदरवाइज अगर हम लोग सिंगल स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं और उसमें कोई स्टेपिंग नहीं हुई है, तो हर पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हमेशा क्या होगा, सेम होगा। ठीक, तो ये प्रॉपर्टी है जो ये कहती है कि स्ट्रिंग क्या है, इनएक्सटेंसिबल है, जिसका सिंपल मतलब होता है कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन स्ट्रिंग के हर पॉइंट पर क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। ठीक है, तो चलो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं स्ट्रिंग की क्या है। ओके, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी में हम लोग टेंशन का डिपेंडेंस देखते हैं मास पे। तो यहाँ पे हम लोग दो कंडीशन बनाते हैं। सबसे पहली कंडीशन, इफ स्ट्रिंग इज मासलेस, इफ स्ट्रिंग इज मासलेस, और ये वो कंडीशन है जो कंडीशन हम लोग हमेशा अज्यूम करेंगे अनलेस और अनटिल गिवन इन द प्रॉब्लम। अगर प्रॉब्लम में स्ट्रिंग के मास के बारे में कुछ नहीं कहा गया है तो हम लोग स्ट्रिंग को मासलेस मान लेंगे। ठीक, तो अगर स्ट्रिंग मासलेस होती है तो उस केस में चाहे स्ट्रिंग रेस्ट पे हो चाहे स्ट्रिंग मोशन में हो, हर पॉइंट पे टेंशन क्या होता है, सेम होता है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग कॉन्क्लूजन क्या लेते हैं कि टेंशन एट ऑल पॉइंट्स, एट ऑल पॉइंट्स आर सेम। ठीक, तो सपोज मेरे पास यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग पर मैंने एक एंड पर जो है सपोज फोर्स F1 लगाया है और दूसरे एंड पे मैंने फोर्स F2 लगाया है। ठीक है, और यहाँ कंडीशन दे रहे हैं कि F1 F2 से बड़ा है। अगर हम इस पे कुछ पॉइंट्स कंसिडर कर लेते हैं, सपोज मैंने यहाँ पे पॉइंट कंसिडर किए A, B और यहाँ पे पॉइंट C, तो हर पॉइंट पे टेंशन क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे हमारे पास आता है TA इज इक्वल टू TB इज इक्वल टू TC। ठीक, यहाँ पे हमारी स्ट्रिंग मोशन में है। और इवन अगर हम लोग ये कंडीशन बना देते कि F1 और F2 इक्वल हैं तो स्ट्रिंग रेस्ट पे होती, बट तब भी हर पॉइंट पे टेंशन क्या होता, सेम होता। ओके, अच्छा, सेकंड कंडीशन या सेकंड पॉसिबिलिटी बन सकती है, वो ये बन सकती है इफ स्ट्रिंग हैज मास। राइट, अगर स्ट्रिंग के पास मास है, मतलब हमारी स्ट्रिंग मैसिव है, उस केस में अगर हमारी स्ट्रिंग रेस्ट पे है, राइट, रेस्ट पे होने का मतलब क्या है कि इस एंड पर भी फोर्स कुछ लगा हुआ है F और इस एंड पर भी क्या लगा हुआ है, F। ठीक, स्ट्रिंग के पास मास है बट स्ट्रिंग रेस्ट पे है, तो अगर मैं इस पे कोई 3 पॉइंट्स कंसिडर कर लूँ, A और सपोज यहाँ B और यहाँ पे C, तो ABC का टेंशन इस कंडीशन में भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो स्ट्रिंग के पास मास है बट स्ट्रिंग अगर रेस्ट पे है तो उस केस में क्या होगा, टेंशन स्ट्रिंग के हर पॉइंट पे अभी भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके, अच्छा, नेक्स्ट केस में मानो हमारे पास ये हमारी स्ट्रिंग है, बट हमारी स्ट्रिंग जो है वो रेस्ट पे नहीं है और मोशन में है, मतलब भारी स्ट्रिंग है और मोशन में है। इधर F1 है और इधर F2 है, और मान लेते हैं कि F1 जो है F2 से बड़ा है, तो मतलब इस डायरेक्शन में स्ट्रिंग का मोशन होगा। और यहाँ पर भी अगर मैं कोई 3 पॉइंट्स कंसिडर कर लूँ A, B और C, तो इस केस में A, B और C पर जो टेंशन है वो टेंशन इक्वल नहीं होगा। सबसे ज़्यादा टेंशन उस पॉइंट पर होगा जो सबसे बड़े फोर्स के पास है। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि TA इज ग्रेटर देन TB इज ग्रेटर देन TC। और ये भी याद रखना है कि किसी भी पॉइंट के बीच का जो टेंशन है वो हमेशा F1 से F2 के बीच में रहेगा। ठीक है, इसकी वैल्यू हमेशा किसके बीच में रहेगी, F1 या F2 के बीच में रहेगी। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि F1 से बड़ा हो जाए और F2 से छोटा हो जाए। T की वैल्यू हमेशा इसके बीच में रहेगी। अच्छा, हो सकता है कुछ लोगों को मेरा ये नोटेशन ना समझ में आए, तो मैं इसे कॉमन नोटेशन में लिख देता हूँ कि T इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू F2 बट लेस देन और इक्वल टू F1। हमेशा T की वैल्यू इसके बीच में रहेगी। तो हम लोग चाहें तो किसी एक जनरल रिलेशन के लिए वैल्यू निकाल भी सकते हैं। सपोज मैं ये कहूँ कि यहाँ से जो डिस्टेंस है B वाले एंड का वो कुछ x डिस्टेंस की दूरी पर है, तो इस पॉइंट पे जो टेंशन है मैं T के लिए एक जनरल रिलेशन निकाल सकते हैं। हम लोग डिराइव कर देते हैं इस रिजल्ट को हम लोग यहाँ पे। तो सपोज मान लेते हैं कि सबसे पहले हम लोग एक्सेलरेशन निकाल लिया जाए। इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा F1 माइनस F2 डिवाइडेड बाय m, जहाँ m जो है मास ऑफ द स्ट्रिंग है। अब हमने क्या किया है, स्ट्रिंग का वही x पार्ट काट के यहाँ रख दिया है। इस एंड पर फोर्स F1 लग रहा है
मान ले रहे हैं इस एंड पे टेंशन टी है, तो इतने हिस्से की जो इक्वेशन ऑफ मोशन आएगी वो आएगी F1 माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। जो हिस्सा तुमने काटा है उसका मास क्या होगा, यूनिट लेंथ का मास m बाय एल, तो x लेंथ का मास क्या हो जाएगा m बाय एल इंटू एक्स। मान लेते हैं कि इसका एक्सेलरेशन क्या है, a है। a की वैल्यू हम लोग पहले ही मतलब कैलकुलेट कर चुके हैं, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा F1 माइनस टी इज इक्वल टू m बाई एल इंटू एक्स, और a की वैल्यू आप इक्वेट कर देते हो F1 माइनस F2 डिवाइडेड बाय m, और m हमें दोनों साइड से कैंसिल होता हुआ मिल जाएगा। हमको t की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी F1 इंटू 1 माइनस एक्स बाय एल और प्लस F2 इंटू एक्स बाय एल। ठीक है, ये रिजल्ट अपने पास आ जाएगा टेंशन के लिए। ठीक, जिसको तुम चाहो तो अगर एक्स बाय एल के टर्म में रीअरेंज करना चाहते हो तो तुम्हारे पास रिजल्ट आ जाएगा F2 माइनस F1 इंटू एक्स बाय एल, राइट, और प्लस F1। ठीक है, जो एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है जिसका स्लोप F2 माइनस F1 बाय एल है और y इंटरसेप्ट जो है इसका पॉजिटिव है। तो अगर हम लोग इस ग्राफ को ड्रॉ कर दें, यहाँ पे छोटे से स्पेस में इसको ड्रॉ कर दिया जाए, यहाँ पे x ले लेते हैं और यहाँ पे टेंशन t ले लेते हैं। ये पॉइंट 0 है और ये पॉइंट L है। ठीक है, तो हमको टेंशन जब x की वैल्यू ले रहे हैं तो लार्जेस्ट वैल्यू F1 है और पीछे जाते हुए ये लीनियरली डिक्रीज करता नज़र आ रहा है ग्राफ हम लोगों को। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा नज़र आएगा, जिसमें अगर हम लोग वैल्यूज़ प्लॉट करेंगे तो ये वाली वैल्यू F1 है और ये करस्पॉन्डिंग वैल्यू F2 है। तो हम लोग ये कॉन्क्लूड कर सकते हैं कि अगर मास कांस्टेंट है तो जो टेंशन का वेरिएशन है किसी भी स्ट्रिंग में जो मैसिव है और मोशन में है वो लीनियर है। ठीक, तो एक सिंपल प्लॉट है, ये याद रखना। ओके, अच्छा यहाँ पे इस पॉइंट से तुम देख लेना, तुम लोग सोच रहे होगे मैंने स्लोप नेगेटिव बना दिया है, तो ये पार्ट पे ज़रा एनालाइज करना। हमने F1 को F2 से बड़ा माना है, तो F2 माइनस F1 टर्म जो है वो नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव पार्ट ये दिखाता है कि जो स्ट्रेट लाइन हमने बनाई है उसका जो स्लोप है वो क्या है, नेगेटिव है। ठीक, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बस याद रखना है, सिंपल कुछ बातें हैं। मासलेस स्ट्रिंग है, चाहे रेस्ट पे हो चाहे मोशन में हो, हर पॉइंट पे टेंशन सेम होगा। स्ट्रिंग के पास मास है, स्ट्रिंग के पास मास है बट स्ट्रिंग रेस्ट पे है, तो उस केस में हम कहेंगे कि तब भी हर पॉइंट पे टेंशन सेम है। और स्ट्रिंग अगर मोशन में है तो हर पॉइंट पर टेंशन डिफरेंट होगा, सबसे ज़्यादा टेंशन उस पॉइंट पे होगा जो बड़े फोर्स के क्लोजर होगा। ठीक, तो ये सिंपल बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो चलो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी क्या होती है। तो होप सो ये प्रॉपर्टी आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो एक और प्रॉपर्टी है, मतलब एक और कंडीशन बनती है, वो कंडीशन भी अब हम लोग एनालाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद यू कैन ईजिली स्टार्ट अटेम्प्टिंग द न्यूमेरिकल्स। ओके, ठीक है, अब जो है हम लोग एक प्रॉपर्टी और देखते हैं। कांस्टेंट इक्वेशन की भी ज़रूरत पड़ती है स्ट्रिंग की तरह, बिल्कुल जैसे हम लोग वेजेस और ब्लॉक की प्रॉब्लम लगा रहे थे। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो टोटल नंबर ऑफ़ इक्वेशंस हैं जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से मिलती हैं वो कम पड़ जाती थी और हमको कांस्टेंट की ज़रूरत पड़ती थी। सिमिलरली उसी तरह यहाँ पर भी हमें कांस्टेंट की इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी। कभी कभी ऐसा होता है कि हम न्यूटन्स लॉ से जो इक्वेशंस बनाते हैं वो इक्वेशंस जो हैं कॉम्परेटिवली लेस होती हैं एज़ कंपेयर टू नंबर ऑफ़ अननोन। ऐसे केस में हमें कांस्टेंट इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पर जो हैंडल करने के लिए हमें एक लौता कॉन्सेप्ट चाहिए, वो यही याद रखना है तुम्हें कि जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। ठीक, केवल यही कॉन्सेप्ट है कांस्टेंट इक्वेशन लिखने का, कि किसी भी अरेंजमेंट में लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, और उसकी मदद से हमें कांस्टेंट लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज मैंने यहाँ पे एक सिंपल अरेंजमेंट बनाया है, पुली अरेंजमेंट, एक मास यहाँ लगा दिया है, यहाँ एक और पुली अटैच कर दी है, इससे एक और मास लगा दिया है और यहाँ एक और मास लगा दिया है। इनकी नंबरिंग कर दे रहे हैं 1 2 और 3। ठीक, इस केस में इन पे सारे फोर्सेस अगर तुम लोग देखो तो इस पर m1g लग रहा होगा, इस तरफ सपोज टेंशन T1 है, इधर भी टेंशन T1 आ जाएगा इस पॉइंट से दूर जाते हुए, इसको कंसिडर करेंगे T2, इसको भी कंसिडर करेंगे T2 ले रहे हैं, ये m2g आ जाएगा, इधर भी इस पर T2 लग रहा है, ये m3g आ जाएगा,
इधर भी इसके ऊपर T3 ले लेते हैं। सब मासेस को कुछ एक्सेलरेशन अलॉट कर देते हैं। अगर हम गलत होंगे डायरेक्शन में तो हमारा आंसर नेगेटिव आ जाएगा। तो सपोज़ मान लेते हैं कि फर्स्ट ब्लॉक का एक्सेलरेशन A1 है अपवर्ड डायरेक्शन में, और सेकेंड ब्लॉक का एक्सेलरेशन A2 डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और थर्ड ब्लॉक का एक्सेलरेशन A3 डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब अगर इनकी इक्वेशन ऑफ मोशन हम लिखेंगे तो फर्स्ट ब्लॉक के लिए हम लोग पाएंगे T1 माइनस M1G, M1 A1 है, T1 जो है 2T2 के बराबर है पुली के लिए, और M2 के लिए आ जाएगा M2G माइनस T2 इज इक्वल टू M2A2। और इसी तरह अगर थर्ड मास के लिए इक्वेशन लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा M3G माइनस T2। अच्छा, मैंने यहाँ पे इसे T3 लिख दिया है, करेक्ट कर दिया जाए, इसको हम लोग लिख देते हैं T2 और यहाँ मास है M3G। तो M3G माइनस T2 हमारे पास आ जाएगा M3A3 के बराबर। तो हमारे पास अननोन कौन कौन से हैं? T1, T2, A1, A2, A3, 5 अननोन हैं और 4 नंबर ऑफ इक्वेशंस हैं। तो फिर से हमारे पास अननोन ज़्यादा है और नंबर ऑफ इक्वेशंस कम है। तो अब हमें कांस्टेंट लिखना पड़ेगा। अब देखो हम लोग कांस्टेंट कैसे लिखेंगे। सबसे पहले कोई भी एक रेफरेंस लाइन कंसिडर कर लो। जनरली हम लोग किसी एक पुली के अक्रॉस रेफरेंस लाइन लेते हैं। तो मैंने इस पुली के अक्रॉस यहाँ पे रेफरेंस लाइन ले ली, और जितने मासेस हैं उन सब को यहाँ पे रेफरेंस लाइन से पोजीशन एलोकेट कर दो। मान लिया फर्स्ट मास की y1 लोकेशन है, जो पुली है उसकी लोकेशन yp है, जो सेकंड मास है उसकी पोजीशन y2 है, और जो थर्ड मास है उसकी पोजीशन y3 है। और अब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग की वैल्यूज़ लिख दो। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को अगर हम लोग एनालाइज करेंगे तो हमारे पास लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के लिए क्या आएगा? फर्स्ट स्ट्रिंग जो ब्लॉक 1 से पुली तक जा रही है, 1 से पुली तक जो स्ट्रिंग जा रही है, पुली को हम लोग बहुत छोटा मानते हैं, तो पुली के अक्रॉस जो उसको हाफ सर्कल पे स्ट्रिंग है उसकी लेंथ को कंसिडर नहीं किया जाता है। तो हमारे पास फर्स्ट लेंथ आ जाएगी, फर्स्ट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज y1 प्लस yp, और जो दूसरी स्ट्रिंग यूज़ हो रही है उसकी लेंथ हमारे पास आ जाएगी, जो मतलब जो 2 से 3 तक जा रही है स्ट्रिंग, उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी y2 माइनस y1, लेफ्ट साइड की स्ट्रिंग की लंबाई, प्लस y2 माइनस yp होगा, पुली तक की लेंथ हम लेंगे y2 माइनस yp, और ये आ जाएगा y3 माइनस yp, जो सॉल्व होने पे आ जाएगा y2 प्लस y3 माइनस 2yp। ठीक, अब जो कॉन्सेप्ट है वो यही है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो दोनों जो इक्वेशन है उसे 2 बार डिफरेंशिएट कर दो। तो L1 को डिफरेंशिएट करेंगे 0 आ जाएगा, y1 को 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन ऑफ 1 आ जाएगा, पुली की इक्वेशन को 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे AP आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। सिमिलरली सेकेंड स्ट्रिंग की लेंथ को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिल जाएगा A2 प्लस A3 इज इक्वल टू 2AP। तो अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ अननोन 6 हो गए और टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन भी 6 आ गई। तो इनको सॉल्व करके हम लोग क्या कर सकते हैं? ईजिली अब सारे अननोन को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जनरली क्या होता है कि किसी भी स्ट्रिंग अरेंजमेंट की प्रॉब्लम में कॉन्स्टेंट फाइंड करते हैं। ओके, तो ये इन्हीं के साथ ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ भी ख़त्म होती हैं स्ट्रिंग के लिए, जो तुम्हें जाननी चाहिए न्यूमेरिकल सॉल्विंग के लिए। तो अब इन जितने हमने प्रॉपर्टीज़ बताई उन कॉन्सेप्ट को थोड़ा मास्टर कर लो, और उसके बाद यू कैन ईजिली अप्लाई इट टू न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो होप सो आप सभी लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।